वेलकम टू निशा क्लासेस एट UK। आज हम आपको करवाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के विषय में, जो आपका शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है लेक्चर स्क्रीनिंग में। ठीक, तो पहला जो आपका इसमें यूनिट है उससे ये रिलेटेड है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इससे पहले मैं आपको राधा कृष्णन आयोग वगैरह 5-6 जो टॉपिक है वो करवा चुके हैं। आज इसका आपका 6 शायद ये टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डिटेल में आज मैंने आपको क्लास ये प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो 1986 की नीति बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिटेल जो है इसी नीति में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल थी वो हमने डालने की कोशिश की है। अगर फिर भी बच जाता है तो जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ करवाए जाएंगे तो उस समय बाकी सारा कवर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इतना तो आप देख चुके होंगे अब तक। इसका जो थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। बेस क्या था इसका? 1968 में तो आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, वो चल रही थी, लेकिन सरकारें बदलती हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, ठीक है। तो 1985 में क्या होता है, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। अब 1985 में क्या होता है, भारत सरकार ने क्या किया, मौजूदा शिक्षा प्रणाली की गहन जाँच की, ठीक है। और जो उन्होंने उसके बाद उन्होंने 1983 तक की शिक्षा प्रणाली की, 83 या 85 तक की शिक्षा प्रणाली की जांच की और उन्होंने एक दस्तावेज या एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका नाम क्या दिया, शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य। हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि जब 86 की नीति बनी तो उससे पहले भारत सरकार ने जब भारत की शिक्षा प्रणाली की जांच की तो कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उस रिपोर्ट का नाम था शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य, ठीक है। और इस नीति के बाद भारत सरकार ने क्या किया, संसद में संसद में इस 1986 की रिपोर्ट पेश की। 1986 की शिक्षा नीति से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की संसद में। जब वो पास हो गई तो उसके बाद मई 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई, ठीक है। तो जो आपकी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, किसके द्वारा शुरू की गई, प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी, ठीक। जिसका उद्देश्य क्या था, भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना। एक लाइन में अगर इसका उद्देश्य बोला जाए तो ये था, भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना। तो ये तो थोड़ा हमने इसका बेस बनाया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक ये लाइन काम नहीं करेगी हम सीधे हवाई बात नहीं कर सकते ना, फिर चीज़ें थोड़ा समझ में कम आती हैं ना। थोड़ा सा हम जब बैकग्राउंड से देखते हैं तो एक लिंक बना के चलते हैं, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक। अब इसमें विशेष क्या है, अभी मैं इसको आपको इसका डिटेल आगे बताऊंगी। पहले इसमें देख लेते हैं एक जो ओवरव्यू होता है ना किसी चीज़ का, वो ओवरव्यू क्या है, क्या था इसके अंदर। अगर आप इतना ही पढ़ना चाहेंगे, ओवरव्यू तक रहना चाहेंगे, तो एग्ज़ाम में अगर इससे टपक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बहुत डिटेल पढ़ने के शौकीन हैं तो इसके बाद काफ़ी लंबा डिटेल मैंने आज प्रोवाइड आपको करवाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसमें विशेष क्या है, इस नीति में शिक्षा की 10+2+3 संरचना। हालांकि जो 10+2+3 संरचना है ये आपकी कोठारी कमीशन ने सिफारिश की, 1968 की नीति में भी इसे लागू किया गया, लेकिन क्या हुआ, उस समय यह सारे राज्यों में लागू नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी सरकार बदलती है उस टाइम के उसके बाद, तो वो सरकार क्या करती है, नई जो पॉलिसी 10+2+3 की जगह कुछ और ले आती है। तो इस प्रकार 10+2+3 उस समय पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। तो जो पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में 10+2+3 आपका लागू होता है वो होता है 1986 में। दूसरा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, ये इस नीति की अंतर्गत विशेष क्या क्या पॉइंट है वो हम देख रहे हैं। फिर है इसमें सभी के लिए समान अवसर। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए सीखने का न्यूनतम स्तर। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जीवन पर्यंत शिक्षा, शिक्षा समानता के लिए, महिलाओं की निरक्षरता दूर करना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा,
उसके बाद इस नीति में और क्या था, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक प्रतिधारण, यानी सार्वभौमिक रूप से शिक्षा वो ग्रहण कर सकें और नामांकन भी उनका सबका हो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का। बाल केंद्रित दृष्टिकोण, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अग्रणी स्कूल, मुख्यतः कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, और तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। ये तो मैंने आपकी इसकी विशेष बातें बताई कि इस नीति की विशेष बातें क्या थी। तो मेन तो इसमें 10+2+3 पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फिर आपका बालक केंद्रित दृष्टिकोण हो गया, आपका 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए आपका नामांकन है, और उसके बाद जीवन पर्यंत शिक्षा है, समानता के लिए शिक्षा है, सभी के लिए समान अवसर, महिलाओं के लिए शिक्षा, और मेन इसमें क्या है, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तो ये तो इसकी मेन बातें थी। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशें देख लेते हैं। सिफारिशें देखते समय हम पहले एक चीज़ देखेंगे कि जो NEP 1986 है, इसको 12 खंडों में विभाजित किया गया है। पूछ भी लिया जाता है कि कितने खंडों में विभाजित किया गया, तो इसको विभाजित किया जाता है आपके 12 खंडों में। और ये 12 खंडों में इसकी सिफारिशें थी वो कौन कौन थी। सबसे पहले इसकी थी भूमिका, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। नंबर 3 आपकी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, शिक्षक, शिक्षा का प्रबंध तथा संसाधन तथा समीक्षा और भविष्य। ये इसकी 12 खंड थे। ठीक, सबसे पहला खंड डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला खंड था इसका भूमिका। इस भाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बाद भारतीय शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या सुधार हुए और कौन कौन सी कमियां बाकी हैं, इस पर चर्चा की गई। जैसे अब इसमें जो 1968 की शिक्षा नीति से संबंधित जो उन्होंने रिपोर्ट में जो किया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हो पाया, ये इस प्रकार से भूमिका बनाई 1986 की शिक्षा नीति की। तो पहला है, सभी प्रांतों में 10+2+3 संरचना लागू की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, संरचना 10+2+3 स्वीकार कर ली गई। प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और साथ ही इसमें यह भी स्वीकार किया गया कि इस नीति के अधिकांश सुझाव जमीनी तौर पर लागू नहीं हो सके हैं। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण लोकतंत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रहे हैं। भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार कर क्रियान्वित करे। तो इसने जो शिक्षा की, जब इसने अपनी रिपोर्ट बनाई तो उसने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया उसमें 12 खंड थे। पहला खंड था आपका भूमिका, और भूमिका में ये बातें थी कि जो अब तक 1968 की शिक्षा नीति है उसके बाद क्या बदलाव आए, क्या सुधार आए और कौन कौन सी कमियों पर, कौन कौन सी कमियां बाकी, उस पर चर्चा की गई। तो ये पॉइंट उसमें आए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या, शिक्षा का सार और उसको भूमिका। इस भाग में क्या बोला कि शिक्षा के महत्व, शिक्षा क्यों आवश्यक है, यह बताने का प्रयास किया। ठीक, तो इसने क्या बोला कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। तो इस प्रकार क्या होता है ना, एग्ज़ाम में हमने अगर इसको डिटेल से नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ी है, और एग्ज़ाम में एक ऐसी लाइन पूछ ली जाए कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है, किस शिक्षा नीति में ये बात आपको मेंशन है। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा है अंदर तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो थोड़ा सा हमने डिटेल देने की कोशिश की है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है, जिससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। दूसरी जो शिक्षा है वो क्या करती है, मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन और सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्रीय लक्ष्यों की
प्राप्ति कर सकते हैं। और लोकतंत्रीय लक्ष्य में इन्होंने क्या बोला, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। और जो इन्होंने ये चीज़ें बोली ना, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय, ये आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिल जाएंगे। ये हमारे लोकतंत्रीय लक्ष्य हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो शिक्षा है उससे हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लास्ट में जो एक मेन पॉइंट क्या है, शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो दूसरा वाला खंड है उसमें क्या है, शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में तो क्या बोला गया, शिक्षा क्या है, वास्तव में एक उत्तम निवेश है, क्योंकि इससे क्या होगा, भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास, यह हमें सुसंस्कृत बनाती है, यह स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की भाव क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम लोकतंत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपना आर्थिक विकास करते हैं, वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए क्या है, शिक्षा एक उत्तम निवेश या इन्वेस्टमेंट है। तीसरा इसमें क्या है, इसके तीसरा खंड है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या बोला गया कि बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर तक सभी बालकों को शिक्षा के, बालकों मतलब बच्चों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं बिना किसी भेदभाव के, ठीक। पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। ये इसने बोला कैसी होनी चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तीसरा, प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्चा तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। यानी 10 वर्ष की शिक्षा ऐसी बेसिक उसमें पाठ्यक्रम बनाओ, बेसिक करिकुलम ऐसा बनाओ जिसके द्वारा छात्रों में क्या हो, राष्ट्रीय मूल्य विकसित हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। और लास्ट में जो इसने क्या बोला, प्रत्येक स्तर जितने भी लेवल की शिक्षा होगी, माध्यमिक है, पूर्व प्राथमिक है, प्राथमिक है, तो सभी जगह क्या होना चाहिए, शिक्षा के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होना चाहिए। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। किसमें है ये सुझाव, 1986 की आपकी एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका समानता के लिए शिक्षा। इसमें क्या कहा गया, सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जितने भी वर्ग हैं आपके SC ST OBC पिछड़ा जो भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर कर, अब शिक्षा के क्षेत्र में उसमें अब तो नहीं है लेकिन बहुत सारी विषमताएं थी। जैसे विषमताएं क्या थी, महिलाएं, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग और प्रौढ़ की शिक्षा। तो इन विषमताओं को दूर करने करके हम इनके लिए विशेष प्रयत्न करें, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में जो विषमताएं थी किनको लेके, महिलाएं, SC ST, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग और प्रौढ़, इनकी शिक्षा के लिए क्या किए जाने, विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। अब क्यों किए जाने चाहिए प्रयत्न, क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। और अगर उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वो कानून का सहारा लेकर सम्मान से जीवित रह सकता है। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अधिकार प्राप्त कर सकता है। अधिकार न मिले तो वो कानून का सहारा लेकर के सम्मान से जीवित रह सकता है। ये तो इसने समानता के लिए शिक्षा के विषय में बोला। फिर इन्होंने 5वां खंड इनका है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। अभी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको। तो पहला स्तर क्या है, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा। बच्चों के विकास हेतु विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य को बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावात्मक विकास को समेकित रूप में ही देखना होगा। इन्होंने क्या बोला, जो पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य है उसको बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावात्मक विकास के समेकित रूप में ही देखना होगा, ठीक है। बच्चों का एक विकास जो समेकित रूप में देखना होगा, उनका सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है, ठीक। इस दृष्टि से इन्होंने क्या बोला कि शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिशुओं की शिक्षा की इन्होंने बात की। और जहाँ भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, तो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो आता है आपका, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये भी इसकी बात भी किसमें की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शिशुओं के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे। ये बात किसमें आई आपके NP
आपके NEP 1986 में। फिर प्रारंभिक शिक्षा में क्या बोला, 2 बातों पर विशेष बल दिया जाएगा प्रारंभिक शिक्षा में। पहला, 14 वर्ष तक की अवस्था तक के सभी बच्चों को विद्यालयों में भर्ती करना। 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों को स्कूलों में एडमिशन और उनका विद्यालय में टिके रहना, वो स्कूल से भागे ना, सिर्फ विद्यालय छोड़ के न जाएं, शिक्षा छोड़ के न जाएं, इस पे भी विशेष बल दिया। दूसरा, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें क्या करना है, सुधार। ये है प्रारंभिक शिक्षा। फिर उन्होंने क्या बोला, प्रारंभिक शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए और शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जाएगा। तो अब बताइए, जो शारीरिक दंड है इसको हटाने की बात 1986 की पॉलिसी में की जा चुकी थी, लेकिन शिक्षा का जो अभी मुझे लगता है कि जो RT आया है उसके बाद ही ये पूर्ण रूप से हटाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में सुविधाएं। विद्यालयों में सुविधाओं के विषय में क्या उन्होंने बोला कि प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें से क्या होगा, जो सुविधाएं उनमें क्या होगा, किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे बच्चों के लिए है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल होगा। सुविधाओं में क्या क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड, आपका जो मैप वगैरह होते हैं, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री। हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होंगे। तो उस समय जो सिफारिश की गई 2 शिक्षकों की, जिनमें क्या होगा, एक महिला होगी। यथासंभव जल्दी ही प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू होगा। तो विद्यालय में सुविधाएं देने के नाम पर उन्होंने बोला ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट वगैरह होने चाहिए। स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, जिनमें एक महिला होगी, और बाद में क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। और प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया जाएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात भी जो की थी आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस क्लास के लिए है, आपके प्राथमिक विद्यालयों के लिए। ध्यान दीजिएगा हर पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के लिए इन्होंने क्या बोला कि ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं, या जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ स्कूल नहीं है, या जो काम में लगे हैं बच्चे, और वो लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती हैं, इन सब के लिए क्या बोला, एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की बात भी इस शिक्षा नीति में कही गई थी। फिर है गति निर्धारक विद्यालय, यानी आपका नवोदय विद्यालय। ठीक है, जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या अभिरुचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेज़ी से आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। सही बात है, अगर अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, विशेष प्रतिभा वाला बच्चा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छी एजुकेशन दे करके उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उनको ऐसे अवसर मिलने चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला, आर्थिक इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए देश के विभिन्न भागों में गति निर्धारक विद्यालय या नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना है विशेष प्रतिभा के बच्चों के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने के लिए। आर्थिक स्थिति उनकी जैसी भी हो, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय या गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये वाला पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी और दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन, ये बात भी यहाँ पर की गई थी आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से ओपन यूनिवर्सिटी की प्रणाली शुरू की गई है, कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है वो कब स्थापित हुआ, आपके 1985 में। तो इन्होंने क्या बोला कि उच्च शिक्षा में अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से जो है खुला विश्वविद्यालय की प्रणाली तो शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ये इग्नू को और सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक, फिर है आप डिग्री को नौकरी से अलग करना।
डिग्री को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं होनी चाहिए। कई ऐसी सेवाएं हैं जहां आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा कि डिग्री को नौकरी से अलग कर दो। इससे क्या हो जाएगा, उन प्रत्याशियों को न्याय मिलेगा जिनके पास किसी विशेष काम को करने की क्षमता तो है, लेकिन उन्हें वो काम इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उसके लिए स्नातक डिग्री की आवश्यकता है। ये तो इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि ज़रूरी नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के पास आपके पास स्पेशलिटी है और डिग्री नहीं है तो उसे काम से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, डिग्री को नौकरी से अलग कर दो। ठीक है, उन लोगों को इससे विशेष लाभ मिलेगा जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास किसी विशेष काम को करने की विशेष क्षमता है। ठीक, बहुत सही पॉइंट है ये। फिर इसका 6वां भाग है तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा। ठीक, इन्होंने तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया और समुचित व्यवस्था पर बल दिया। भाग 7 क्या है, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। तो शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला, शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है। 3 चीज़ें, शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाना है, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करना है और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया है, तभी शिक्षा व्यवस्था कारगर हो पाएगी। भाग 8 में क्या है, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। अब शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ कैसे दिया जाएगा, सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल, पहला पॉइंट। दूसरा, मूल्य की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ मूल्य की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल। पर्यावरणीय शिक्षा को शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में समाहित किया जाए। तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ पे भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमेशा रखी जाती है। फिर है खेल और शारीरिक शिक्षा पर बल। परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव, जैसे अंकों के स्थान पर ग्रेड सिस्टम, माध्यमिक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया यानी CCE का विकास किया जाए। तो 1986 की नीति में ये बातें भी की गई थी, ग्रेड सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम और आपका CCE। और लास्ट में उन्होंने बोला कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें महत्वपूर्ण है। भाग 9 में शिक्षकों का वेतन मान बढ़ाने और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव दिए गए हैं ताकि शिक्षा का विकास हो सके। तो शिक्षकों के लिए इन्होंने क्या है, शिक्षा के विषय में क्या बोला कि अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवा पूर्व और सेवाकालीन अंशों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी सेवा से पूर्व तो शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन सेवाकालीन भी उनको शिक्षा मिलेगी, तो ये दोनों पार्ट अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट कहते हैं, डाइट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। तो डाइट में किसकी शिक्षा होगी, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था। इन संस्थाओं की स्थापना के साथ ही घटिया प्रशिक्षण संस्थानों को बंद किया जाएगा। बहुत सही। और इसके बाद कल मैंने आपको NCT जब करवाया था, तो NCT जब मैं आपको बेस बता रही थी तो मैंने बताया था कि NCT का इतिहास जो है वो आपका 1986 की शिक्षा नीति में इसको तो समर्थन दिया गया, इसको एक अलग संस्थान बनाने की एक सिफारिश की गई। तो वही लाइन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसको समर्थ और साधन दिए जाएंगे जिससे यह अध्यापक शिक्षा का मार्गदर्शन कर सके। तो यही लाइन हमने बताई थी कि 1986 की नीति ने NCT को समर्थ बनाने और उसे अधिक संसाधन देने की बात की, जिससे ये क्या कर सके, पूर्ण रूप से अध्यापक शिक्षा में अपना काम अच्छे से कर सके। ये तो हो गई शिक्षक शिक्षा की बात। डाइट हो गया, NCT को जो सरकारी रूप से एक अलग संस्थान बनाने की सिफारिश हो गई, ये इसमें कहा गया। फिर है भाग 10 शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा में
प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस और जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्डों के गठन की बात कही गई है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा के प्रशासन में विकेंद्रीकरण पर बल दिया, तो उन्होंने कौन कौन सी अलग अलग शिक्षाओं राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर पर किस किस प्रकार की शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात की। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्डों के गठन की बात की। भाग 11 था इसका संसाधन तथा समीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। अब आगे इसमें जो मेन पॉइंट है उसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्धारित किया गया था कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो 68 में निर्धारित कर दिया गया था, जब 68 की पॉलिसी बनी थी कि शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और ये कहा गया कि यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के 6% तक पहुंच सके। ये किसने बात की थी आपकी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हमारा शिक्षा पर निवेश है उसे करेंगे राष्ट्रीय आय के 6% तक। लेकिन अब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए जो आपकी शिक्षा नीति 1986 है उसमें यह क्या बोला गया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा शिक्षा पर निवेश 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से राष्ट्रीय आय के 6% से सर्वदा अधिक रहे। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। 68 ने तो बोला, जो आपकी 68 की पॉलिसी थी, 68 की पॉलिसी ने तो ये बोला कि हमें क्या कोशिश करनी है कि जो आपका शिक्षा पर निवेश है वो राष्ट्रीय आय के 6% तक पहुंच सके। लेकिन जो आपकी NEP 1986 है उसने क्या बोला कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से जो शिक्षा पर निवेश है वो कितना होना चाहिए, राष्ट्रीय आय के 6% से सब हमेशा अधिक रहना चाहिए। इसने अधिक रहने की बात की, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा इसका। चलिए फिर है समीक्षा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्षों में अवश्य की जाएगी। कार्यान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। तो उन्होंने क्या बोला, इसकी समीक्षा क्या की जाएगी प्रत्येक 5 वर्ष में और ज़रूरत पड़े तो इसके मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। लास्ट में इसका भाग 12 जिसमें भविष्य। तो भविष्य क्या है इसमें, फ्यूचर। भारत सरकार ने सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य हेतु सभी के द्वार तक शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया है। यह विश्वास प्रकट किया है कि हम निकट भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो भविष्य के लिए इन्होंने क्या बोला कि हम भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे। ये इन्होंने भविष्य की बात की, ठीक है। 100% साक्षरता और जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होंगे वो सर्वोत्तम स्तर के होंगे। ये तो इसके सुझाव सिफारिशें वगैरह हैं। अब इसके मेन पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में भी मेन पॉइंट करवाए थे, बीच में 12 खंडों में जो उसके सुझाव थे वो मैंने आपको करवाए, और कुछ मेन पॉइंट हैं वो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण वही है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई। और इस नीति के भाग 11 में, कौन से भाग में, 11 में कहा गया कि केंद्र अपने बजट में शिक्षा पर 6% का प्रावधान करेगा और प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। फिर तीसरी बात आई आपकी, संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इसके लिए आधारभूत पाठ्य चर्चा होगी। +2 स्तर पर प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वविद्यालय
छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। छात्राओं की बात हो रही है, ठीक है। +2 यानी 10 के बाद जो आगे +2 है, उस स्तर पर प्रतिभाशाली छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और सामान्य छात्राओं को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 1995 तक व्यावसायिक वर्ग में 25% छात्राएं शिक्षा ग्रहण करें। जो +2 में जा रही हैं उसमें से 25% छात्राएं क्या करें, व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस शिक्षा नीति में सांस्कृतिक संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया। बिल्कुल उन्होंने बोला कि सांस्कृतिक और संरक्षण के साथ साथ आधुनिकीकरण में समन्वय किया जाए। शिक्षा की सभी स्तरों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा तो दी जाएगी। सभी स्तरों पर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ गणित, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोग की शिक्षा पर बल दिया। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही कंप्यूटर शिक्षा की बात सामने आई थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करती है, ठीक है। उसमें क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देने, उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर ध्यान देने, उनके खेलकूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था करने की बात करती है। तो किसकी बात करती है, शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान देने, उनके भोजन, वस्त्र और सफाई और पर्यावरण पर ध्यान देने, उनके खेलकूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था करने की बात किसकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ यानी सबके लिए उपलब्ध होगी। और उन्होंने बोला कि अभी तक तो क्या है, 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। सिर्फ 10% बच्चों को 1990 तक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। कब तक बोला, 1990 तक। 1995 तक 11 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। तो उन्होंने बोला 95 तक, सन 1995 तक हम क्या करेंगे, 11 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं 100% बच्चों को हम उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। प्राथमिक शिक्षा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, 100% बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करेंगे, उनको सुलभ करेंगे, उनके लिए अवेलेबल कराएंगे। फिर उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का होगा। तो उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके UGC पे। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो ये हमने पहले देख लिया था कि ओपन यूनिवर्सिटी की बात की इन्होंने। ओपन यूनिवर्सिटी किसके लिए, उच्च शिक्षा सबको प्राप्त हो सके। फिर शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात की। सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिले में डायट की स्थापना, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, हम उसका सार पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार की बात की। प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करने की बात की। फिर इन्होंने शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित करने की बात कही। चाहे प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर हो, सभी स्तरों पर एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग निश्चित करना इन्होंने इसमें बताया। फिर इन्होंने बोला कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर देते हुए शैक्षिक विषमताओं को दूर करने की बात की है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, वही SC ST विकलांग सभी के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे शिक्षा, ताकि शिक्षा की विषमताएं दूर हो जाएं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि इसने बोला गया विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया। मामूली विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे। जो मामूली विकलांग बच्चे हैं वो पढ़ेंगे सामान्य बच्चों के साथ। गूंगे, बहरे, अंधे और मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग अलग स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। तो सामान्य विकलांग पढ़ेंगे सामान्य बच्चों के साथ, और जो गूंगे, बहरे, अंधे और मंदबुद्धि बालक हैं वो पढ़ेंगे अलग अलग, उनके लिए होगा अलग स्कूल। विकलांग बच्चों को कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की इन्होंने बात की, ठीक है। जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
फिर सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसने चलाई? 1986 की शिक्षा नीति ने। स्त्री पुरुषों की शिक्षा में भेद न करने की बात की और महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा पुरुष भेद समाप्त करने की बात कही, प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की। फिर मूल्यांकन के विषय में इन्होंने क्या बोला कि मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जाए, इसके लिए बाह्य मूल्यांकन को अधिक महत्व देने, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाने, श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू करने की बात की। तो मूल्यांकन के लिए सतत प्रक्रिया, बाह्य मूल्यांकन को महत्व देना, परीक्षा को वैध और विश्वसनीय बनाना और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू करने की बात की। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए इन्होंने नीति का आह्वान किया। ठीक है, तो जो इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाने की बात की, जिससे क्या होगा, ग्रामीण भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जितने भी पॉइंट 1986 के जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको 3 हेडिंग्स में कंप्लीट कराए हैं सारे आपके लिए। और इसके बाद मैं कोशिश कर रही थी आपको 1992 की कुछ शिक्षा नीति के विषय में इसको जोड़ दिया जाए, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो आज हमने इतने में ही इसको कंप्लीट किया है। MCQ जब हम करवाएंगे तो इन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। फिलहाल आप इसे पढ़िए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।